हेलो फ्रेंड्स। हम लोग लाइन टू लाइन अपनी शुरू कर रहे हैं एप्सिलम एंड अकिटोफेल। हमने लाइन 20 तक तो हमने देख लिया था, जिसमें हमने ये देख लिया था कि चार्ल्स द सेकंड जो है द किंग ऑफ इंग्लैंड, ही हैज़ नो लीगल एयर। लेकिन उसके काफ़ी इलीगल इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हैं, जिनमें से कि नन सो ब्यूटीफुल एंड सो ब्रेव एज एप्सिलम। एप्सिलम जितना कोई भी ब्रेव या ब्यूटीफुल नहीं है, इतना हमने देख लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। For that, his conscious destiny made way by manly beauty to imperial sway. और एप्सलम जो था, ही हैड क्वालिटीज, उसके अंदर एक मैनली ब्यूटी थी, उसके अंदर क्वालिटी थी, क्वालिटी फिट फॉर रॉयल्टी के लिए वो डिजर्व करता था। एंड हिज डेस्टिनी ले एंड ही डिजर्व टू बी द एयर, वो डिजर्व करता था टू बी द एयर ऑफ किंग चार्ल्स द सेकेंड। अर्ली इन फील्ड फॉरेन फील्ड्स ही वॉन रिनाउन with kings and states allied to Israel's crown। और अब उसकी कुछ क्वालिटीज़ में फोकस किया जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट लाइंस में, कुछ लाइंस में। अर्ली इन फॉरेन फील्ड्स का मतलब हो गया जब वो यंग था तभी वो फॉरेन फील्ड में गया था लड़ाई करने के लिए, और वहाँ पे उसने खूब रिनाउंस मतलब खूब उसने प्रसिद्धि कमाई थी। विद किंग्स एंड स्टेट एलाइड टू इजराइल्स क्राउन। और बैटल किसका था, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया। इम्प्लीकेशन इसका ये है कि इंग्लैंड ने एलाई किया था फ्रांस के साथ, चार्ल्स सेकंड ने एलाई किया था लुई द 14 के साथ अगेंस्ट डच। और इस बैटल में इंग्लैंड की तरफ से ड्यूक ऑफ मनमथ भी गया था और उसने वहाँ पे काफ़ी ब्रेवली फाइट किया था। यहाँ पे ये इम्प्लीकेशन है। सो एलाइड टू इजराइल्स क्राउन का मतलब हो गया फ्रांस। फ्रांस बोला गया है कि वो इंग्लैंड के साथ वो एलाई किया हुआ था, और इसराइल जो हो गया वो इंग्लैंड हो गया। इन पीस द थॉट ऑफ वॉर ही कुड रिमूव एंड सीम्ड एज ही वेयर ओनली बॉर्न फॉर लव। और जब वॉर होती थी तो वो अपना पूरा करेज और एग्रेशन दिखाता था, लेकिन पीस टाइम पे वो उतना ही चेंज हो जाता था और ऐसा लगता था कि अब तो ये सिर्फ लव के लिए ही बॉर्न हुआ है। सो इतना कंफर्टेबली अपने को वो एडजस्ट कर लेता था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एप्सिलम यानी यहाँ ड्यूक ऑफ मनमथ की बात हो रही है बाय इम्प्लीकेशन। वट एवर ही डिड वॉज डन विथ सो मच ईज, इन हिम अलोन इट वॉज नेचुरल टू प्लीज। अब वो इतना टैलेंटेड था कि कोई भी काम वो बड़े इजीली कर लेता था। तो वही आदमी कर सकता है जिस इजीली जिसको वो काम आता होगा। सो एक तरीके से ऑलराउंडर है। एंड इन हिम अलोन इट वाज नेचुरल टू प्लीज, और वो सबको खुश करता था, मतलब उसके अंदर एरोगेंस वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हिज मोशन ऑल अकम्पनीड विद ग्रेस एंड पैराडाइज वॉज ओपन इन हिज फेस। तो सारे जो भी उसके मोशन होते थे, चाहे वो किसी से बात करना हो गया, टॉकिंग हो गया, या वॉक करना हो गया, या बैठना हो गया, घोड़ा चलाना हो गया, सब में एक डिग्निटी थी, सब में एक ग्रेस था, एक रॉयल्टी थी उसके अंदर। एंड पैराडाइज वॉज ओपन इन हिज फेस। अब यहाँ अगेन पैराडाइज मतलब हेवन के साथ कंपेयर हो रहा है यहाँ पे ड्यूक ऑफ मनमथ का भी। एंड वॉज ओपन इन हिज फेस का मतलब उसका एक स्माइलिंग फेस होगा, एक ट्रुथफुल, एक सिंसियर फेस होगा, इस वजह से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। सो जहाँ एप्सलम जो है या ड्यूक ऑफ मनमथ जो है रिबल करेगा अगेंस्ट हिज फादर किंग डेविड या फिर चार्ल्स सेकंड, लेकिन उसको इनोसेंट बताया गया है, और गलत जो होगा वो एकिटोफेल होगा, और यहाँ पे अर्ल ऑफ शाफ्टबरी होगा। विथ सीक्रेट जॉय इंडल्जेंट डेविड व्यूड हिज यूथफुल इमेज एंड हिज सन रिन्यूड। सो जिस तरीके से कोई फादर जो होता है वो देखता है जब उसका बेटा जो होता है वो उसी की लुक्स का होता है, उसी की शक्ल का होता है, और उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट भी होते हैं। सो बाप जो होता है वो बहुत खुश होता है। तो यहाँ पे, और वो सीक्रेटली, वो कोई बाहर नहीं बताएगा, बट सीक्रेटली वो बहुत खुश होता है। तो इसी तरीके से इवन दो ड्यूक ऑफ मनमथ जो है उसका नेचुरल सन है, उसका लीगल सन नहीं है, लेकिन डेविड को उसको देख के बड़ी खुशी होती है सीक्रेटली। टू ऑल हिज विशेस नथिंग ही डिनाइड एंड मेड द चार्मिंग एनाबेल हिज वाइफ। तो क्योंकि एक इंटेलिजेंट फादर है, बहुत इंटेलिजेंट का मतलब बहुत लीनियंट फादर है, जो भी उसकी विशेज़ हैं वो सब पूरी करता था, किसी भी विश को वो डिनाई नहीं करता था। एंड मेड द चार्मिंग एनाबेल हिज वाइफ। अब जो बाइबल का एप्सलम है उसकी कोई वाइफ नहीं थी, एनाबेल नाम की कोई वाइफ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो है ड्यूक ऑफ मनमथ की वाइफ थी एन स्कॉट, जो कि एक काउंटेस थी, तो वही उसी का यहाँ पे नाम है एनाबेल। वट फॉल्ट्स ही हैड, फॉर हु फ्रॉम फॉल्ट इज फ्री, हिज फादर कुड नॉट और ही वुड नॉट सी। वट फॉल्ट्स ही हैड, अब इस हर कोई ना कोई फॉल्ट तो होगा ही, क्योंकि आप इंसान हो।
तो हिज फादर कुड नॉट, तो उसके फादर वो देखते नहीं थे, जैसे माँ को अपने बेटे की गलती दिखती नहीं है, या अगर होती भी है तो उसको इग्नोर कर देती है। तो और ही वुड नॉट सी सम वार्म एक्सेसेस विच द लॉ फोरबोर। अब लॉ जो है वो एक आदमी पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भैया इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, लेकिन जो हमारा ड्यूक ऑफ मनमथ है उसने कई बार इसको क्रॉस किया हुआ है। वे कंस्ट्रूड यूथ दैट पर्ज्ड बाय बॉइलिंग ओवर, लेकिन उसको किंग इस तरीके से ले रहा है, किंग चार्ल्स सेकंड इस तरीके से ले रहा है कि भैया यूथ है, वो यूथफुल के वजह से उसने गलती करी है, जैसे भाई लड़के तो लड़के होते, और जब उनका ये एक्सेस जब अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जब उनके अंदर जो सरप्लस एनर्जी है वो निकल जाएगी। तो एन एमनन्स मर्डर बाय ए स्पीशियस नेम वॉज कॉल्ड अ जस्ट रिवेंज फॉर इंजर्ड फेम। अब यहाँ पे अगेन बिब्लिकल और कंटेम्प्रेरी टाइम्स में एक पैरेलल है। किंग डेविड के जो वाइफ थी मिशेल, उससे तो उसे कोई बच्चे नहीं थे, बट उसकी और भी वाइफ थी, और एक वाइफ से उसका जो बड़ा बेटा था एमनन उसका नाम था, और जो दूसरी वाइफ से उसका बेटा था एब्सलम, और एब्सलम की बहन थी तमार। तो यहाँ पे एमनन जो है वो वॉयलेट करता है चैस्टिटी को तमार की, यानी उसका रेप करता है, जिसका कि बदला एब्सलम लेता है अपनी बहन का, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है तो उसकी बहन का बदला लेना है, उसको मार के, एमनन को मार के। तो वो तो सही करता है एक तरीके से, एब्सलम जो है एमनन को मार के। तो यहाँ पे एक तरीके से वर्ड यूज़ किया कि जस्ट रिवेंज, और इसका पैरेलल कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ऐसे है कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में एक कैरेक्टर था सर जॉन कोवेंट्री, और उसने किंग चार्ल्स सेकंड की रेपुटेशन को ख़राब किया था उसको किसी लेडी के साथ अटैच करके। तो उसका बदला लेता है ये ड्यूक ऑफ मनमथ, उस पर एक जानलेवा हमला करवा के। तो किंग इस चीज़ को इग्नोर करता है, और यहाँ पे वही बात का रेफरेंस है कि द एन एमनेंस मर्डर बाय ए स्पीशियस नेम वॉज कॉल्ड अ जस्ट रिवेंज फॉर इंजर्ड फेम। किंग की क्योंकि जो फेम था उसको इंजरी हुई थी, तो फिर उसने जो अटैक किया सर जॉन कोवेंट्री पे वो सही था। तो जहाँ किंग को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था ड्यूक ऑफ मनमथ की जगह, वो एक इंडल्जेंट एटीट्यूड, एक लीनियंट एटीट्यूड रखता है, क्योंकि वो जो बेटा था वो उसका बहुत प्यारा बेटा था। Thus praised and loved, the noble youth remained, while David undisputed in Zion reigned. So जो नोबल यूथ हो गया आपका, वो हो गया ड्यूक ऑफ मनमथ या फिर एब्सलम। एक ही वॉज मच प्रेज बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज़, और डेविड जो है या चार्ल्स द सेकंड जो है वो अनडिस्प्यूटेड जायन में या इंग्लैंड में ही कंटिन्यू टू राइन। बट लाइफ कैन नेवर बी सिंसियरली ब्लेस्ड, हेवन पनिशेस द बैड एंड प्रूव्स द बेस्ट। सो लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं चलती है, अगर उसमें हैप्पीनेस होगी या उसमें खुशी होगी तो उसमें फिर कहीं ना कहीं सैडनेस भी आएगी और ट्रबल्स भी आएंगे ही आएंगे। सो हेवन पनिशेस द बैड। और ट्रबल्स क्यों आते हैं? क्योंकि हेवन जो होता है वो क्या करता है, पनिश करता है बैड को, उनके लिए तो हमेशा अच्छा टाइम नहीं आ सकता। एंड प्रूव्स द बेस्ट, और जो अच्छे लोग होते हैं, गॉड को मानने वाले लोग होते हैं, उनको भी टेस्टिंग टाइम्स देता है, ये प्रूव करने के लिए उनको कि भैया वो भगवान पे विश्वास करते हैं टेस्टिंग टाइम्स में या नहीं। The Jews, a headstrong, moody, murmuring race, has ever tried the extent and stretch of grace. So जो जूस को यहाँ पे बोला गया, जो वो इज़राइल के जो लोग थे वो जूस थे, और यहाँ पे इंग्लैंड के जो लोग हैं उनको जूस बोला गया है, लेकिन प्रोटेस्टेंट को ज़्यादा बोला गया है यहाँ पे जूस। तो जूस जब बोलेंगे तो प्रोटेस्टेंट याद रखिएगा, जो कि डोमिनेटिंग है इंग्लैंड में, ज़्यादा नंबर इंग्लैंड में जूस उसका प्रोटेस्टेंट का ही है। हेडस्ट्रॉन्ग, मूडी, मर्मरिंग रेस। अब प्रोटेस्टेंट लोगों को क्या कहा गया है यहाँ पे, वो ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब है ऑब्स्टिनेट पीपल, मतलब जिद्दी लोग हैं, मूडी लोग हैं। मरमरिंग का मतलब होता है कि कभी भी खुश रहने वाले लोग नहीं हैं, पीठ पीछे बैक बाइटिंग करने वाले लोग हैं, बुराई निकालने वाले जो लोग हैं। इज एवर ट्राइड द एक्सटेंड एंड स्ट्रेच ऑफ ग्रेस। जो भगवान का जो आशीर्वाद हो गया, या फिर जो किंग है उसकी जो लीनियंसी या उसका जो पेशेंट है उसको काफ़ी टेस्ट करने वाले ये लोग हैं। द प्रोटेस्टेंट पीपल ऑफ इंग्लैंड, गॉड्स पैम्पर्ड पीपल whom debauched with ease, no king could govern nor no god could please. So ये गॉड के पैम्पर्ड चिल्ड्रन है, मतलब गॉड जो है बहुत लीनियंट है इनकी तरफ। हम डिबाउंच्ड विद ईज, वो डूबे हुए हैं ईज में। नो किंग कुड गवर्न, बहुत मुश्किल है किसी भी किंग का गवर्न करना, और गॉड से तो ये खुश होते ही नहीं है किसी भी गॉड से।
Gods they have tried of every shape and size that goldsmith could produce or priest devise. So God इन्होंने हर शेप और साइज का डिवाइस कर रखा है. अब यहाँ पे एक चीज़ आप सुन लीजिए, वो ये है कि जूस जो थे, जूस बनने से पहले वो जो थे पॉलीथीस्ट थे. वो मेसोपोटामिया के इलाके में रहते थे और वो पॉलीथीस्ट थे. कई गॉड्स की पूजा करते थे और आइडल वर्शिप किया करते थे. बाद में फिर एब्राहम जो 20th पैट्रियार्क है, उनका पहला जो पैट्रियार्क है, वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, वो एडम हो गया. 10th पैट्रियार्क जो है नोहा हो गया और जो 20th पैट्रियार्क है वो अब्राहम है. सो अब्राहम के टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक कॉम्पैक्ट हुआ था बिटवीन गॉड एंड अब्राहम, जिसके बाद से फिर मोनोथिज्म आया, एक ही गॉड का कॉन्सेप्ट आया, आइडल वर्शिप को साइड में कर दिया गया और फिर हम जू जो रिलीजन है उसकी शुरुआत देखते हैं. लेकिन उससे पहले ये लोग जो थे पॉलीथीस्ट लोग थे और कई गॉड्स की ये पूजा करते थे. तो उसी का रेफरेंस है यहाँ पे. गॉड्स दे हैड ट्राइड ऑफ एवरी शेप एंड साइज दैट गोल्डस्मिथ कुड प्रोड्यूस और प्रीस्ट्स डिवाइस. तो उन्होंने हर शेप के गॉड को उन्होंने बनाया है, जो गोल्डस्मिथ जितना जो शेप दे सकता था, या प्रीस्ट जो कह सकता कि भैया अब इस गॉड की नहीं, अब इस फला गॉड की पूजा करेंगे. तो उन्होंने हर गॉड को उन्होंने ट्राई कर रखा है. तो यहाँ पे जो गलती बताने की कोशिश कर रहा है ड्राइडन, क्योंकि ड्राइडन हमने देखा था चार्ल्स सेकंड के नज़रिए से देख रहा है. चार्ल्स सेकंड और जेम्स सेकंड जो हैं वो कैथोलिक सिंपथाइजर्स हैं. चार्ल्स सेकंड हो गया, ड्राइडन खुद जो है बाद में कैथोलिक बन जाएगा. जेम्स सेकंड तो है ही कैथोलिक. सो कैथोलिक लोग जो हैं उनको जबूसाइट बोला जाएगा यहाँ इसमें, और जो प्रोटेस्टेंट जो मेजॉरिटी लोग हैं इंग्लैंड के, उनको ज्यूज बोला जाएगा यहाँ पे. सो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन टू लाइन कंटिन्यू रखेंगे. थैंक यू.